नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको बताएंगे अब कैसे रात में आपका एसी चलेगा तो मोटे बिल का करंट लगेगा। वजह है केंद्र का बिजली संशोधन बिल। हालांकि दिन के वक्त आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी। पूरी खबर सत्ता की पावरफुल कुंजी में है। फिर उस बागी हथियार की बात जो पुतिन के लिए गद्दार बन चुका है। पुतिन ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन रूस के रोस्तोव में कब्जे के बाद वैगनर ग्रुप मॉस्को की ओर बढ़ चुका है। अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिस्र पहुंच चुके हैं। काहिरा के एयरपोर्ट पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें मिस्र के प्रधानमंत्री ने रिसीव किया। अब पीएम की मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। कल मोदी 1000 साल पुरानी अल हकीम शिया मस्जिद भी जाएंगे। फिर आपको उस एलओसी पर लेकर चलेंगे जहां कभी गोलियों और आतंकवादियों का खौफ हुआ करता था, लेकिन अब एलओसी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। वीडियो गाइड में आज हम आपको नए कुपवाड़ा की झलक भी दिखाएंगे। आज दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें जल्द राज्य के हालात सामान्य करने पर मंथन हुआ। टीएमसी ने मांग की है कि अगले हफ्ते एक डेलीगेशन मणिपुर भेजा जाए। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर मामले में पीएम को दखल देना चाहिए। एक जरूरी अपडेट ये कि सावन में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन महंगे हो गए हैं। ट्रस्ट ने आज नई रेट लिस्ट जारी की, जिसमें सुगम दर्शन के लिए 300 की जगह 500 रुपए देने होंगे, जबकि मंगला आरती के लिए 500 की जगह 1000 रुपए लगेंगे। 2 महीने चलने वाले सावन के 8 सोमवारों का रेट और ज्यादा होगा। 2000 के नोट बदले जाने पर भी बड़ा अपडेट है। अब तक 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं या बदले जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत 2,62,000 करोड़ रुपए है। हालांकि नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, इसलिए अब और भी नोटों की बैंक वापसी जल्द। तो आज सत्ता में सबसे पहले आपके बिजली के बिल से जुड़े सबसे बड़े फैसले को डिकोड करेंगे। यह ऐसी खबर है जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है, जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके घर में बिजली की खपत से जुड़ी हुई है, आपकी जेब को लगने वाले करंट से जुड़ी हुई है और खास तौर पर उन लोगों से जुड़ी हुई है जो जला देने वाली गर्मी से राहत के लिए लगातार एसी चलाते हैं। केंद्र सरकार ने बिजली के नियम में एक ऐसा बदलाव किया है जिससे बिजली का रेट दिन के समय के हिसाब से बदल जाएगा, यानी दिन में अलग रेट होगा और रात में अलग। और ये रेट बिजली की बढ़ी हुई डिमांड के आधार पर तय होगा। बहुत से लोगों के लिए ये नियम अजीबोगरीब स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि हो सकता है कि दिन में जब वो दफ्तर में हो तब बिजली सस्ती हो, और जब काम के बाद थक हार कर घर लौटें और एसी ऑन करें तो बिजली का रेट ज्यादा डिमांड की वजह से बढ़ा हुआ दिखाई दे। इसलिए बिजली के नियमों में ये बदलाव कुछ लोगों के लिए राहत वाला भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हजारों रुपए का एक्स्ट्रा करंट देने वाला झटका भी हो सकता है। ट्रेन और फ्लाइट की तरह बिजली भी डायनामिक रेट होंगे उसके, जो मांग के हिसाब से कम ज्यादा हुआ करेंगे। लिहाजा इस खबर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके मौजूदा बिजली शुल्क प्रणाली में 2 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव टीओडी यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ की शुरुआत इससे की जाएगी। इसके तहत अगर आप दिन में एसी चलाते हैं तो अभी के रेट के हिसाब से 10 से 20% तक बिल कम होगा, जबकि रात के समय डिमांड ज्यादा होने पर बिजली का रेट 10 से 20% ज्यादा हो जाएगा। यानी दिन और रात में बिजली की दरें अलग अलग होंगी और ये दिन रात के समय और बिजली की बढ़ी या घटी हुई डिमांड से तय होगा। वहीं दूसरे बदलाव के तहत केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी बदला है। इसके तहत स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद अगर आप ज्यादा लोड इस्तेमाल करते हैं तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी। सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये नियम कब से लागू होंगे और जेब पर इसका कितना असर होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक 10 किलोवाट और इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए नई शुल्क व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, जबकि कृषि को छोड़कर दूसरे सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। हालांकि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टीओडी व्यवस्था तभी लागू होगी जब वो मीटर लगवाएंगे। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पीक आवर्स माने जाएंगे जो सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 तक होंगे।
सरकार के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया से सड़क तक इसकी चर्चा है, क्योंकि देश में बिजली की खपत बेतहाशा बढ़ी है। अगर सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो जनवरी 2023 में देश में बिजली की खपत में पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी 2023 में देश में 126.1 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई। वहीं जनवरी 2022 में देश में बिजली की खपत 111.8 अरब यूनिट थी और जनवरी 2021 में एक महीने में बिजली की खपत 109.7 अरब यूनिट थी। सरकार इस बढ़ती डिमांड को नए नियमों का आधार बता रही है। वैसे सरकार की तरफ से किए गए इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है पीक आवर्स में ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने पर ज्यादा बिल। हालांकि आम लोगों के लिए ये नियम साल 2025 से लागू होंगे, लेकिन सरकार की तैयारी के संकेत मिल चुके हैं। आपको एक आंकड़े से बताएंगे कि कैसे पीक आवर्स में भारत में बिजली की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ती है। लेकिन पहले यह देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह सरकार के इस फैसले पर तंज कस रहे हैं। कोई लिख रहा है, कृपया एक राष्ट्र एक बिजली टैरिफ लागू करें और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाएं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दिन के समय ज्यादातर लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए बिजली तब महंगी होनी चाहिए। रात को जब सभी सोते हैं, एसी और कूलर चलाते हैं, तब बिजली सस्ती होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम चाहिए। यानी घर घर में जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग जाएंगे, तब तक इस प्रकार की सुविधा किसी उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर की कीमत, प्रीपेड मीटर की कीमत और उसकी व्यवस्था के अंतर्गत सबको आना होगा, जिसकी कीमत आम उपभोक्ता को भी चुकानी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सोलर आवर्स के दौरान भी थर्मल की, हाइडल की और गैस की इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता रहेगा, क्योंकि जनरेशन ऐसा नहीं होगा कि 8 घंटे के लिए थर्मल पावर स्टेशन बंद की जाए। अगर थर्मल पावर स्टेशन 8 घंटे के लिए बंद किए जाते हैं तो न केवल उनकी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, बल्कि जो स्ट्रेस पड़ेगा टरबाइन पर, जनरेटर पर और बॉयलर पर, उससे उनकी लाइफ भी कम होगी और उनकी लाइफ को भी उससे खतरा होगा। तो सरकार के 2024 और 2025 वाले फैसले के पीछे क्या तर्क है? ऐसा क्या बदल गया कि बिजली के बिल वाले नियम ही बदलने पड़ रहे हैं? ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल देश में पीक आवर्स में बिजली की मांग अचानक ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में पीक आवर्स में देश में बिजली की डिमांड एक दिन में 210.61 गीगावाट तक पहुंच गई। यही आंकड़ा जनवरी 2022 में 192.18 गीगावाट था। जनवरी 2021 में 189.39 गीगावाट था ये, जबकि भारत में कोरोना महामारी फैलने से पहले जनवरी 2020 में पीक आवर्स में बिजली की मांग एक दिन में 170.97 गीगावाट थी। साल दर साल बढ़ती इस मांग ने नए नियम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि उनके लिए एक नई मुसीबत की एडवांस बुकिंग हो गई है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि भविष्य में बिजली के डायनामिक रेट के लिए तैयार रहिए। इसके बाद पीक डिमांड के अनुसार बिल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब भी देश में बिजली की बात होती है तो मुफ्त बिजली वाले सियासी मॉडल का जिक्र जरूर होता है। आज भले ही मुफ्त वाली सौगात हमें अच्छी लगे, लेकिन अगर हम भविष्य की सोचेंगे तो यकीनन कई भ्रम दूर हो जाएंगे। तथ्यों पर पड़ा सियासी पर्दा हट जाएगा। मुफ्त वाली सौगात कैसे हानिकारक है, यह जानने के लिए हम मुफ्त बिजली वाली सौगात की बात कर लेते हैं। मुफ्त बिजली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त की बिजली मिलने पर लगता है कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी है और इससे हमारे घर का बजट सुधरता है, लेकिन हकीकत काफी घूमी हुई है। देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देते हैं। तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कई राज्य सिर्फ किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं, वहीं दिल्ली, पंजाब जैसे कई राज्य हैं जो सभी नागरिकों को फ्री बिजली देते हैं। दिल्ली और पंजाब की हम बात कर रहे हैं खासतौर से, और इसी फर्क को समझने की जरूरत है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या सभी लोगों को फ्री बिजली की जरूरत है?
यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजली पर सब्सिडी में होने वाले कुल खर्च का 36.4% सिर्फ 3 राज्यों से आता है। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। बिजली सब्सिडी पर ये तीनों राज्य 48,248 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हमने इन तीनों राज्यों का आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि यह सोचने वाली बात है कि क्या ये राज्य वाकई मुफ्त बिजली देने जैसी चुनावी योजनाओं का खर्च वहन करने में सक्षम हैं। राज्यों की आर्थिक सेहत भी अब चेक कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक सेहत पर नजर रखता है, इसलिए हमने आपको आरबीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से कुछ आंकड़े बताने की कोशिश की है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि देश के 4 राज्य पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल पर कर्ज देश के औसत कर्ज से ज्यादा है। इन 4 राज्यों पर बजट का 32.1% से ज्यादा का कर्ज है। अगर इन राज्यों में पहले की तरह ही मुफ्त वाली राजनीति चलती रही तो इन राज्यों पर कर्ज का बोझ और ज्यादा होगा। इसका नुकसान ये कि इन राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसा और कम हो जाएगा क्योंकि इन राज्यों को कर्ज के लिए ब्याज भी देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्य अभी अपने बजट का 20% तक ब्याज के तौर पर खर्च करते हैं। मुफ्त बिजली की बात करें तो इसका ऐलान उस दौरान ज्यादा होता है जब चुनाव होने वाले होते हैं और ये एक तरीके से चुनावी सफलता का गारंटी कार्ड बन गया है। राजनीति की दुनिया में इसके एक्सपर्ट हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब पिछले कुछ चुनाव से कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को आजमा रही है, जिससे उसे चुनावी कामयाबी तो मिली है, लेकिन मुफ्त बिजली ने कांग्रेस शासित राज्यों को करंट भी मारा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों में बिजली की 200 यूनिट फ्री देने की घोषणा की, लेकिन वहां 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर बिजली की दरों में भी 2 रुपए 89 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई। इस पर सिद्धारमैया सरकार ने सफाई दी कि इस बढ़ोतरी का गृह ज्योति योजना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस योजना से कर्नाटक सरकार पर कम से कम 13,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बोझ बढ़ेगा ही। राजस्थान की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक कई अतिरिक्त शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार की नई योजना से सरकार पर सालाना बोझ 5,200 करोड़ रुपए तक बढ़ने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 14 लाख घरों को 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर 0 बिल दिया जा रहा है। इससे सरकार पर सालाना बोझ 250 करोड़ रुपए तक बढ़ने की अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश पर पहले ही 75,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में जीडीपी का 5.7% नॉन मेरिट सब्सिडीज पर खर्च हो रहा है। इसमें से राज्यों का हिस्सा 4.7% है और जिस रफ्तार से फ्री स्कीम्स का दौर चल रहा है उससे आने वाले दिनों पर बेड सब्सिडी का अर्थव्यवस्था पर बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। कई अर्थशास्त्री सलाह देते हैं कि सब्सिडी वाला खर्च बहुत सोच समझकर करना चाहिए और बुरी सब्सिडी पर दांव लगाकर वोटों वाली तिजोरी भरने से लंबे समय में राज्य का फायदा नहीं होता और जब तक लोगों को यह बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सत्ता में अब बात करते हैं रूस की, जहां की सत्ता में पिछले कई घंटों से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मॉस्को हाई अलर्ट पर है। रूस के दूसरे शहरों से राजधानी मॉस्को को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। रूस में तख्तापलट की आशंकाओं पर चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। ये एक बड़ी खबर है और इसका असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ेगा। रूस के हालात को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, एक एक बिंदु आपको समझाते हैं। इस वक्त की जो स्थिति है वो इस मीम से स्पष्ट हो रही है। पुतिन का हथियार बागी हो गया है, गद्दार हो गया है। पुतिन के खिलाफ बगावत हुई है, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर और उसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, जिसको पुतिन ने मनाया था, उनको जिनको तैयार किया था, पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए उनको ठेका दिया था, आज उसी हथियार के टारगेट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन सबसे बड़ी बगावत पर उतारा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार अब एलेनिया गद्दार बन गया। अब सवाल है रूस में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। क्या प्रिगोजिन रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी से पुतिन को बेदखल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर बाकी दुश्मनों की तरह पुतिन
प्रिगोजिन को भी ठिकाने लगा देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्रिगोजिन ने रूस के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है? क्या किसी ने प्रिगोजिन को पैसा देकर उसके टारगेट की दिशा पुतिन की तरफ मोड़ी है? रूस के ताजा हालात की बात करें तो वैगनर फोर्स के लड़ाके रोस्तोव में लोगों को बंदी बना रहे हैं। रोस्तोव में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर का कब्जा हो चुका है। दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। वोरोनिश में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग छिड़ी है। वोरोनिश के रूसी तेल डिपो पर हमला किया गया है। पूरे इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भी वैगनर आर्मी से निपटने के लिए तैयार है। वैगनर पर हमले के लिए रूस की एयरफोर्स एक्शन में है। वोरोनिश में रूस का सुखोई 30 आसमान में चक्कर लगाते हुए देखा गया है। आपको पुतिन और वैगनर ग्रुप की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या। वैगनर ग्रुप पैसा लेकर लड़ने वाले लड़ाकों का एक प्राइवेट संगठन है। इसे आप PMC यानी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भी कह सकते हैं। साल 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना येवगेनी प्रिगोजिन ने की थी, जो एक बिजनेसमैन है और उसके क्रेमलिन से नजदीकी रिश्ते रहे हैं। इसमें खूंखार लड़ाके शामिल हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि इसकी फंडिंग में रूस के कई अरबपतियों का हाथ है। यह ग्रुप सीरिया, यूक्रेन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हुए हिंसक टकराव में शामिल रहा है। अपने कामकाज के तरीके, अपने संख्या बल और ऑपरेशंस को वैगनर ग्रुप सीक्रेट रखता है। माना जाता है कि कई देशों में इसकी शांतिपूर्ण मौजूदगी है और ये जब चाहे वहां हिंसक ऑपरेशन चला सकता है। अफ्रीका के कई देशों में खासतौर पर वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। वैगनर ग्रुप को अमेरिका एक खूंखार सैन्य संगठन मानता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वैगनर समूह के 400 से अधिक भाड़े के सैनिकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ठिकाने लगाने के लिए कीव में भेजा था। रूस में छिड़ी जंग की तस्वीरों से सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे पुतिन का सबसे करीबी, सबसे बड़ा बागी और गद्दार बन गया। ये कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। जनवरी 2023 में प्रिगोजिन ने सोलेडर की जीत का पूरा क्रेडिट लिया और रक्षा मंत्रालय पर क्रेडिट छीनने का आरोप लगाया। फरवरी 2023 में रक्षा मंत्री शोइगु पर वैगनर को खत्म करने का और लड़ाकों के लिए हथियार नहीं देने का आरोप लगाया गया। 5 मई 2023 को प्रिगोजिन ने बाखमुत की जंग से लौटने की धमकी दी और सेना प्रमुख पर हथियार नहीं देने का आरोप लगाया। इसके बाद 24 मई 2023 को रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को नाकाबिल बताया गया और 5 जून 2023 को लड़ाकों को मारने की साजिश का भी आरोप प्रिगोजिन की तरफ से लगाया गया। रक्षा मंत्रालय पर साजिश का इसके बाद वैगनर की तरफ से आरोप लगाया गया और रक्षा मंत्रालय का आदेश मानने से प्रिगोजिन ने इनकार कर दिया। ये 11 जून 2023 की बात है। उसी दिन प्राइवेट आर्मी का सेना में विलय से भी इनकार कर दिया गया। 23 जून 2023 को लड़ाकों पर जानलेवा हमले का आरोप लगा और उसके अलावा 23 जून को ही रूस की सेना पर हमले का भी प्रिगोजिन पर, वैगनर ग्रुप पर आरोप है। 24 जून 2023 रोस्तोवो में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया। तो ये वो टाइमलाइन है जो बताती है कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच में जो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक वहां पर बगावत नाम का शब्द आ गया। यानी ये सब अचानक नहीं हुआ। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच ये दरार धीरे धीरे आई है और आज वो दरार इस स्थिति में है कि पुतिन के सामने उन्हीं के देश में अब वैगनर आर्मी उनको चुनौती दे रही है, उनके लिए चुनौती बनी हुई है। उसको तैयार करने वाले पुतिन ही है। सितंबर 2022 में खुद येवगेनी प्रिगोजिन ने इसे स्वीकार किया। रूस की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर आर्मी को 2014 में बनाया गया था। माना जाता है कि वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद तैनात किया गया था। यह प्राइवेट आर्मी इससे पहले सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्रूर और भयानक मिशंस को अंजाम दे चुकी है। यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले इसी गुट के लड़ाके पूर्वी यूक्रेन में कई उकसाने वाले अभियानों को अंजाम दे रहे थे ताकि रूस को हमला करने का बहाना मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है और भाड़े के सैनिक रूसी कानून के तहत अवैध हैं। हालांकि ग्रुप को अभी भी क्रेमलिन समर्थक प्राइवेट आर्मी के रूप में देखा जाता है। 61 साल के येवगेनी प्रिगोजिन उन कट्टरपंथियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं जो पुतिन की बढ़ती उम्र को यूक्रेन युद्ध में विफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही कट्टरपंथियों के बीच वो पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अब पुतिन और येवगेनी की दुश्मनी की कहानी को समझ लीजिए। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन के सबसे करीबी
येवगेनी रूस में दूसरे सबसे पावरफुल शख्स माने जाने लगे। येवगेनी ने कई मौकों पर यूक्रेन जंग में मिल रही विफलताओं के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को खुलेआम उनकी आलोचना भी की। इसके बाद से वैगनर प्रमुख और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया। येवगेनी अपने वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को रूस की सबसे इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स के रूप में पेश कर रहे हैं, यानी वो एक तरीके से रूस की सेना को कमतर कहते हुए उसे चुनौती दे रहे हैं। और अब सत्ता में हम आपको नए कश्मीर की उस लाल चौक पर लेकर चलते हैं जहां किसी दौर में अमन की जगह आतंक होता था, आजादी की जगह आतंकवादियों की दहशत थी। लेकिन आज नए लाल चौक की तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली या दूसरे शहर का कोई आम बाजार हो। अब श्रीनगर की शान कहे जाने वाले इसी लाल चौक पर अनुच्छेद 370 के सबसे मुखर विरोधी रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में एक स्तंभ भविष्य में आपको नजर आएगा और ये बलिदान स्तंभ हमारे देश के शहीदों के बलिदान की गवाही देगा। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लाल चौक के प्रताप पार्क में इसी बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। वैसे कुछ न्यूज मित्रों को यह लग सकता है कि आधारशिला रखने की इस खबर में ऐसा क्या खास है। इसका जवाब है खुली हवा में सांस लेता कश्मीर, जिसकी एक अहम कुंजी खुलने वाली है। लेकिन सबसे पहले देखिए बलिदान स्तंभ की इस आधारशिला से जुड़ी एक छोटी सी रील। श्रीनगर के लाल चौक में स्थित प्रताप पार्क में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बलिदान स्तंभ है जहां कहा जा सकता है कि अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी उद्घाटन किया। तो बता दें आपको कि ये विशेषकर जो बलिदान स्तंभ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के चलते यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो लाल चौक ही नहीं, पूरे श्रीनगर का माहौल जितना बेहतर हुआ है अकल्पनीय है और अद्भुत है, कोई सोच नहीं सकता था। यहाँ 11 बजे रात तक लोग मस्ती से घूमते हैं, हम लोग कभी ज़रूरत पड़ी तो 12 बजे भी निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हर किसी को ये मालूम है कि ये लाल चौक टेररिज्म हिट रहा है, स्टोन पैटर्न को लेकर, हड़ताल को लेकर हमेशा यहाँ के जो ट्रेडर्स जो फैटर्निटी है उन्होंने काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ा। आज इस बात को लेकर यहाँ पर अमित शाह जी का आना और यहाँ पर जो वार मेमोरियल का जो फाउंडेशन है उसकी इनाग्रेशन करना, ये एक बड़ा एक बदलाव है। आज अगर हम नए कश्मीर की बात करें और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र ना हो तो ये बात अधूरी रह जाएगी। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज के कश्मीर का स्क्रिप्ट राइटर भी कह सकते हैं। कल यानी शुक्रवार को उनकी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसलिए आज हमने कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीरों से मुक्त आज़ाद करने की जो आधारशिला रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी एक कुंजी तैयार की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी नेता थे और इन्हें आज़ादी के कुछ साल बाद इस बात का एहसास हो गया था कि अनुच्छेद 370 की वजह से भविष्य में जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने 1950 से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करना शुरू कर दिया था और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने उस दौर में एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा दिया था। 1953 में उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय के लिए जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया था। देश की अखंडता को चुनौती देने वाले आर्टिकल 370 के विरोध की वजह से ही उन्हें 11 मई 1953 को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी की वजह जम्मू कश्मीर की वो कुख्यात परमिट व्यवस्था थी जिसके तहत कोई भी बिना परमिट के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन ये साहस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करके दिखाया। हालांकि तब फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और 40 दिनों तक एक कैदी की तरह रखा। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और ये रहस्य हमेशा बना रहा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के बाद बनी पहली कैबिनेट का हिस्सा थे। वो नेहरू सरकार में देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन 1950 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और वो ऐसा काम करने वाले जो थे वो पहले मंत्री थे। इसी के बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और फिर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कराने का आंदोलन छेड़ा और इसके लिए जीवन का बलिदान दे दिया। तब जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था उसे अब मोदी सरकार पूरा करने में कामयाब रही है। कश्मीर के माहौल में बदलाव साफ दिख रहा है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के एक दिन बाद उसी लाल चौक पर बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई, जो हमेशा से एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। खासकर लाल चौक और बीजेपी का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना रहा है। सबसे पहले वामपंथी कार्यकर्ताओं ने लाल चौक का नाम मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रखा था। 1980 में इस जगह पर एक घंटाघर बना और फिर यह जगह जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। लेकिन इसके बाद यहां आतंक की ऐसी काली छाया पड़ी कि लाल चौक श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के हालात का एक घायल प्रतीक बन गया। लाल चौक पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखते थे और यहां तिरंगा फहराना अपने आप में एक बड़ा जोखिम माना गया था। लेकिन इस डर और इस दौर को भी बीजेपी की एकता यात्रा ने चुनौती दी। वो दौर 1991 का था, जब बीजेपी ने कश्मीर मुद्दे पर पूरे भारत में संदेश पहुंचाने के लिए एकता यात्रा निकाली। यह यात्रा 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म हुई। तब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी भी थे, जो उस समय यात्रा के व्यवस्थापक थे और गुजरात बीजेपी के तत्कालीन संगठन मंत्री थे। तब मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद के समय का चक्र कैसे घूमा? नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और फिर 2019 में एकता यात्रा के संपन्न होने के करीब 27 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। अब हम 2023 में हैं और धीरे धीरे कश्मीर और यहां के महत्वपूर्ण प्रतीक लाल चौक की तस्वीर बदल रही है। अमन की हवा में सांस ले रहे कश्मीर की एक और अद्भुत तस्वीर दिखाने के लिए अब हम आपको LOC लेकर चलते हैं, जिसके बारे में सुनकर किसी के दिमाग में जो पहली तस्वीर उभरती है वो होती है आतंकवादियों की घुसपैठ, बम और गोलियों की दहशत, कटीले तार, सेना के गश्त करते जवान और कदम कदम पर जान जाने का डर। लेकिन आज हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में LOC पर्यटकों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है? और हमारी इस खबर को देखने के बाद मुमकिन है आप भी शिमला, मसूरी या मनाली जाने के बजाय LOC जाने का अपना मन बना लें। हम LOC पर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुके उस कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं, जिसे आज से 4-5 साल पहले तक गेटवे ऑफ मिलिटेंसी और आतंकवादियों का रिसेप्शन एरिया कहा जाता था, जहां के जंगलों से आए दिन गोलियों की आवाजें आती थी। लेकिन आज कश्मीर का ये कुपवाड़ा सैलानियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। आज ये तस्वीरें उन एजेंडाधारियों को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक कश्मीर में डर और आतंक के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर रखी। आज कश्मीर के वो नेता ये तस्वीर जरूर देखें जिन्होंने पाकिस्तान की गोद में बैठकर कश्मीर को अपनी सियासत का बिजनेस मॉडल बनाए रखा। और आज उन लोगों को भी कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीर गौर से देख लेनी चाहिए जो ये पूछते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला। उनको इसका जवाब कुछ आंकड़ों से दे देते हैं। साल 2020 और 21 में 40,000 पर्यटकों ने कुपवाड़ा का दौरा किया था। हालांकि कोरोना के बीच के आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन 2022-23 में 3,75,000 टूरिस्ट कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंच गए। आप सोचिए, 2 साल पहले जिनकी संख्या 40,000 थी, अचानक से वो करीब 10 गुना ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष यानी अब तक के सिर्फ 3 महीने में करीब 2.5 लाख टूरिस्ट कुपवाड़ा जा चुके हैं। इसमें भी अकेले 30,000 से ज्यादा पर्यटक कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में घूमने के लिए जा चुके हैं। शायद ये नाम आपने कभी नहीं सुना हो, लेकिन जब आपको इसकी लोकेशन का पता चलेगा तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। कुपवाड़ा का टीटवाल LOC पर बसा ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। और सोचिए कितनी बड़ी संख्या में सैलानी इस जगह पर पहुंच रहे हैं। हम आपको गूगल अर्थ की मदद से बनाया गया एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। टीटवाल LOC का वो टूरिस्ट स्पॉट है जिसका फासला POK से एक नदी भर का है। टिटवाल के पास ही नीलम नदी बहती है और उसके दूसरी तरफ
मुजफ्फराबाद का चिलियानी गांव लगता है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष की टीम कुपवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर बंगस वैली भी गई, जो एक वक्त में बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता था और जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज यहां भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान की सरहद पर हमारे देश के जाबाजों ने एक ऐसा किला बनाया है जिसे तोड़कर आतंकवादियों के लिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि LOC के पास का इलाका भी अब इतना महफूज है कि लोग वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। हम अभी बंगस वैली में हैं और ये कुपवाड़ा की वो वैली है जो कह सकते हैं कि जहाँ आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यटक इतने करीब होकर जो है अपना कह सकते हैं कि एक सफ़र या कश्मीर में जो उनका समय है वो बिता रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। बोलो भारत माता की भारत माता की जय। जय हिंद कर दो। जय हिंद। जय हिंद ऐसे करते होते ना। जय हिंद। बहुत अच्छे अभी हालात हैं, क्योंकि पहले तो इधर आने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, आइडेंटिटी प्रूफ भी चेक करते थे लेकिन आने नहीं देते थे। अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आदमी आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, मेरे को तो अच्छे इधर बहुत लोग लग रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी फैमिली हैं, बहुत प्यार मिलता है। कोई ऐसा नहीं है पंजाबी ने देख के ऐसे कोई कर रहा है भी पंजाबी आ गए या कोई देख रहा है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा। इतना आसान पहले नहीं था, लेकिन जब से थोड़ी ये रोड कनेक्टिविटी ठीक हुई है तब से बहुत ही मतलब आसानी से हम आ जाते हैं। ना कोई वो आर्मी की वो बंदिशें वो आज ख़त्म हुई है, सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी हम ऊपर चढ़े थे जो बड़ा बंगस है, तो वहाँ पे भी यही बोल रहे, वहाँ पे हमने एक बंदे को देखा, वो भी शायद फॉरेन से ही था, वो भी फ़ोटोग्राफी के लिए आया था, एक्सप्लोर करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि अगर इसको डेवलप किया जाए तो ये गुलमर्ग से भी ज़्यादा बेहतर बन सकती है। जैसे गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह फोकस कर रही है, मैंने देखा कि इसकी सर्कुलर रोड जो है वो अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिक्योरिटी सिनारियो तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों का विश्वास इस सिक्योरिटी सिनारियो में बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसकी वजह से लोग जो है वो ट्रेडिशनल एरियाज़ के अलावा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम से अलावा बंगस वैली जैसे एरियाज़ हो, टीटवाल जैसे एरियाज़ हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं। और वैसे कश्मीर के लिए कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है, लेकिन अगर कश्मीर का असली स्वर्ग देखना है आपको तो श्रीनगर से थोड़ा आगे या तो कुपवाड़ा जाइए या फिर गुरेज घाटी जाइए। लेकिन इस सब के बीच में हम आपको बता दें सत्ता का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए आपसे वही न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।